साफ आई थी। हमने कौम को बताया कि ये सूरत हाल है, 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी सनत बढ़ेगी। हमने आईजीसेप किया, आईजीसेप मॉडल इम्प्लीमेंट किया। हमने इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए एनर्जी के अंदर ताकि सनतों की बिजली सस्ती हो। आईपीपीस को हमने रीनिगोशिएट किया, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन को हमने दोबारा रिवाइव किया। हम रूस गए, सस्ता तेल हम लाने वाले थे और सस्ता तरीन हमने एलएनजी की एग्रीमेंट्स किए। इस मुल्क को दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लेके गए। इनके वज़रा जो हैं उनसे कभी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने कभी कोई प्लान नहीं दिया कि ये जो मईशत डूब रही है इसको दोबारा कैसे रिवाइव करना है, इसको रिवाइव करने का रास्ता क्या है। बिजली और गैस इस वक्त आवाम के लिए मसला बना हुआ है। बिजली और गैस के वज़ीरों ने कभी आवाम को ये नहीं बताया कि लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होएगी। पहले ये आई, इन्होंने कहा जी हम 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। वो पुरानी जो हुकूमत थी उसने 27 पावर प्लांट मरम्मत नहीं की है। फिर बाद में इन्हें किसी ने बताया कि 27 पावर प्लांट तो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में भी नहीं है। आज तक लोड शेडिंग मौजूद है और दिन ब दिन बढ़ रही है। 5 माह के बाद कोई प्लान आपको वजारत बिजली और पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा। 4 लोग पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपके मुल्क की एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। हमें कहते थे नया एलएनजी लगाओ, इनके दौर में जो पुराने एलएनजी प्लांट्स हैं वो खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। एलएनजी टर्मिनल्स अनयूटिलाइज पड़े हैं। बंद प्लांट्स के ऊपर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है? 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है। इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। इंडस्ट्री का वज़ीर किधर है, कॉमर्स का वज़ीर किधर है, उनके नाम क्या हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। अफरा तफरी का आप आलम ये देखें कि मनसूबाबंदी ना होना तो एक तरफ है, इन लोगों का पता ही नहीं कि ये कौन है। मुल्क तबाह हो रहा है और ये लोग किधर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। इसको ज़रा कंपेयर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जहां हर वज़ीर, हर मुशीर, चाहे रज़ाक दाऊद कॉमर्स के अंदर बैठे थे, चाहे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग बैठे थे, सनत और पावर के, बिजली और पेट्रोलियम के अंदर जो लोग बैठे थे, फाइनेंस में वो लोग बैठे थे, वो हर वक्त नए पैकेजेस, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, बार बार आवाम को बताते थे कि ये हमारा प्लान है। और सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। बेहतरीन एक्सपोर्ट ग्रोथ पे गए, $32 अरब की एक्सपोर्ट लेके गए। एलएसएम को हम 14%, 10% पे छोड़ के गए, उसकी सालाना ग्रोथ को हम आपकी माशी तरक्की को 6% पे छोड़ के गए, जो अब तकरीबन इस साल 0% के करीब आने वाली है। रिजर्व्स को आपके हाईएस्ट लेवल पे हम लेके गए और ये सब करंट अकाउंट को हम सरप्लस के अंदर अपने दौर के अंदर लेके गए। लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे हदफ जो थे उनको अचीव करने के बाद आज आप देखें तो इनके वुज़रा के पास कुछ कहने को नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। तो मुल्क डूबेगा नहीं तो क्या होगा। तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि इनको हमने कितनी देर बर्दाश्त करना है। क्या हम अपनी मईशत, हमारी मईशत भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये कोई ना समझे कि हमारी मईशत जो है उसका उसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारी मईशत नीचे जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरे मुल्क जो है वो पैसे देने की बदले में आपसे ऐसी शराइत तस्लीम करा सकते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का आप जाना नागुज़ीर हो चुका है। इलेक्शंस वाहिद हल है। वाई, क्यों इलेक्शंस वाहिद हल है मईशत के लिए? सेंटिमेंट टर्न होएगा। इस वक्त मार्केट को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आईएमएफ खुद कह रहा है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। इसको, बाहर के लोगों को इस हुकूमत पे कोई, बाहर के इन्वेस्टर्स को, बाहर के डोनर्स को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस हुकूमत ने साबित किया अपनी नालायकी से कि ये वाकई जो लोग इन पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। नई हुकूमत आएगी एक नए रोड मैप के साथ, 5 साल का उनके पास रनवे होगा और वो ये जो 5 माह के अंदर नुकसान पहुंचा है उसको भी मरम्मत करेंगे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लेके आएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त कम रह गया है। अगर आईएमएफ के मुआहदे के बाद भी आपका रुपया 15 रुपये सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर डीवैल्यू हो गया है और आपका इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो आधी कीमत पे और दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। इस हुकूमत को चलाने की ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। इस गिरफ्तारियों से, तशद्दुद से, चैनल बंद करना, ये करना, वो करना, ऐसी चीज़ों से निकल के हमें मईशत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और लोगों पे हमें एतमाद करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो अपने नए हुक्मरान जो है वो चुन सकती है, समझती है वो कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। चंद बंद दरवाज़ों के अंदर, कमरों के अंदर इसको, ये जो बंद दरवाजे के अंदर कमरे लोग हैं, कमरों के अंदर, ज़रूरत नहीं है इनको फ़ैसले करने की पूरी कौम के लिए। कौम अपने फ़ैसले खुद कर लेगी। कौम पे एतबार किया जाए
और इंशाल्लाह ताला जो नई हुकूमत आएगी वो इस मुल्क को संभाला भी देगी, और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो लिहाजा ये जो इकॉनमी है, मैं समझता हूँ कि ये अब इस एक ऐसी स्टेट में चली गई है कि हम तकरीबन फ्री फॉल के अंदर हैं, और अब बातें खुल के भी हो सकती हैं, क्योंकि अब तो सारे आदादोशुमार नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो के चैनल्स पे मुझे बताया गया है कि बड़ा प्रेशर है कि जी इकॉनमी पे बात ना करें। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हर चीज़ ठीक जा रही थी, आदादोशुमार ठीक जा रहे थे, तो कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट आ जाता था अपना हिसाब करके कि जी 2 करोड़ पे जी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, कभी कैलकुलेशन नहीं दिखाई। कोई और आ जाता था, कहता था जी वो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये तबाही हो गई, वो हो गया। आज वो लोग किधर है, मैं पूछता हूँ। आज जब एक्चुअली मईशत डूब रही है, तो बताएं ना वो लोग किधर हैं जिनको ज़बरदस्ती का इकोनॉमिस्ट बना के पेश किया जाता था उस वक्त। आज वो कौन से किधर किस कमरे में छुपे हुए हैं, किधर उनको छुपाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रेशर के साथ आप मईशत नहीं चला सकते। ये प्रेशर डाल के कि इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू ना करें, ये ना करें, ऐसे मईशत नहीं चल सकती। ये मईशत डूब रही है, और इसको ठीक करने के लिए अब बुनियादी इकदामात उठाने होंगे। और पहला बुनियादी कदम जो है, क्योंकि उसके बगैर कोई माई का लाल अनसर्टेनिटी नहीं ख़त्म कर सकता इस मार्केट में से, वो आम इंतखाबात है। और आम इंतखाबात जो हैं ये एक जमहूरी आइनी तकाजा है इस वक्त। इसको जो रोकेगा, मैं समझता हूँ वो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। जी सवाल ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने आर्मी की तोसीक की भी बात कर दी और आर्मी और अमेरिका के साथ कोई टेंशन छोटी वाली बात नहीं। अब आपका तो बयानिया खत्म हो गया, अब किस पे सियासत करनी है आपने? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने डिफरमेंट की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं बात की। उन्होंने कहा नई मुंतखब हुकूमत आके नए आर्मी चीफ का तयन करे। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा एक्सटेंशन वाली बात तो नहीं है, ये तो डिफरमेंट की बात है। और मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाजा है, अगर नई हुकूमत आ रही है 5 साल के लिए, तो उसको ये हक होना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ के साथ काम करना चाहती है, और वो जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसमें से आउट गोइंग गवर्नमेंट को, जो काबिल नफ़रत गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कहें कि जी वो इंतखाब करके चली जाए, तो ये मैं समझता हूँ इदारे के साथ भी और मुल्क के साथ भी माजिद ये ज़्यादती है। बताइएगा, इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, तकरीबन तमाम पार्टीज की हुकूमत है और मईशत तबाही की तरफ जा रही है। ये तबाही की जिम्मेदारी एंड पे किसके सर पर पड़ेगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखें, जो भी इस साजिश के अंदर मुलव्वस रहे हैं, ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। एक मरासला आता है और यहाँ पे मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। बेहतरीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। कोविड जैसी वबा के अंदर आपका मुल्क जो है वो दुनिया के जो 3 बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं 200 में से, उनके अंदर शुमार होता है। तो मैं समझता हूँ, और 6% पे आप ग्रो कर रहे हैं, अगले साल 8% का टारगेट सेट हो रहा था। तो और आज आप देखें मुल्क किधर खड़ा है, मईशत आपकी नीचे जा रही है, सनत आपकी बंद हो रही है, बिजली के बिल जो है वो कहाँ चले गए, महंगाई 17% से बढ़ के 45% पे चली गई है। तो ये इस जिम्मेदारी का तयन लोग आम इंतखाबात में कर देंगे। लोगों पे ज़रा एतमाद तो करें ना, लोगों पर तक एहतसाब का अमल जाने दें। अच्छा जमात साहब ये बताएं कि इस वक्त जो बिजली गैस के रेट्स चल रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की होगी कि बिलो दी पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल क्या जा रहा है, और अगर इस तरफ फ्री फॉल रही इकॉनमी और ये मज़ीद टाइम लेंगे तो पॉवर्टी लेवल कहाँ तक आ जाएगा, कितने लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे आ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरफ सनत बंद होने को जा रही है, और जो बिजली के बिल इस वक्त हर तबके के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो हैं, परसेंटेज लाखों नहीं करोड़ों लोग, नहीं नहीं परसेंटेज है, करोड़ों इस वक्त देखें बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अमीर और गरीब में तफरीक ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। बड़े खाते पीते लोग भी जो हैं वो बिजली के बिल जो हैं वो नहीं दे पा रहे, आम आदमी बेचारा क्या करे। तो मैं समझता हूँ कि ये करोड़ों लोग जो हैं, ये तो खुदा ना खास्ता हम श्रीलंका टाइप की सिचुएशन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा मुल्क जो है उसके अंदर कोई इस क्राइसिस से जो है वो बच नहीं पाएगा, जिस क्राइसिस की तरफ ये हुकूमत हमें धकेल रही है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रो धो के चले जाना, इससे काम नहीं बनते। ऐसे मईशतें नहीं चलती। मईशत चलती हैं जब आप लोगों को उम्मीद देते हैं, जब आप कंट्रोल शो करते हैं कि आपके पास एक ठोस मंसूबा है जिससे आप जो क्राइसिस आपने खुद पैदा किया उससे निकालेंगे। लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो आपको बताया कि आधी इनकी काबीना के जो मुआशी वजीर हैं, उनके तो नाम ही नहीं लोगों को पता कि वो लोग हैं कौन, वो लोग कर क्या रहे हैं। जी। अच्छा माधवी ये बताइएगा, पाकि वज़ीर ख़ज़ाना जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, जो मुल्क है बचा रही है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। हकीकत क्या है इस वक्त? और दूसरा, जो डॉलर का रेट ऊपर गया है, वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि कुछ बैंकों ने जो डॉलर का रेट है वो महंगा बेचा है, तो उसके ऊपर एक्शन भी हम लेंगे।
क्या ये बैंकों की वजह से डॉलर के नहीं, देखें, ये बात तो सारी ये है कि मुल्क तो आपका इस वक्त मुल्क के पास फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करने की सकत नहीं है। जो इनकमिंग फ़्लोज़ हैं आपके, वो इस साल की फाइनेंसिंग नीड्स फ़िलहाल हमें तो पूरी करते नहीं नज़र आ रहे। अगर मिफ्ता साहब को नज़र आ रहे हैं तो काइंडली पूरी कौम को दिखा दें। और मैं समझता हूँ कि कोई मंसूबा भी नहीं है मिफ्ता साहब के पास। और मिफ्ता साहब जो मुसलसल आप एक नोट करें 5 माह में इन्होंने जितनी बातें की हैं वो सब गलत साबित हुई हैं। कोई एक बात नहीं है जो इनकी ठीक साबित हो। यही वजह है कि मार्केट्स को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस कोई नहीं रहा। तो हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं, हालात बड़े संगीन हैं और इनको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। मिफ्ता साहब ने जिस ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया है 5 महीने से, आज किधर कौम पहुंच गई है। तो आप देख लें मार्च में क्या था और आज सितंबर में क्या है। मज़ीद इनके अगर बात पे रहे तो ये तो खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान कराएंगे। वो औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है इमरान खान साहब और पूरी बीवी। वो उनके पास यही बातें रह गई हैं। इमरान खान साहब ने ये जो रात इंटरव्यू में कहा है कि आर्मी चीफ को तोसीब मिलनी चाहिए, ये वाकई ऑन ग्राउंड उनकी ख्वाहिश है या पीडीएम के जो प्लान था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है ताकि जो उनका प्लान खुद एक्सटेंशन देने वाला था वो किसी न किसी सतह रुक जाए। दूसरा, आपका जो बयान था कि आपके नज़रियात थे कि तोसीब देने से अदारा जो है कमज़ोर होता है। आपके लीडर के बयान के बाद आपने भी यूटर्न लिया है कि अदारा कोई नज़रियात हम तो तोसी की बात ही नहीं कर रहे, हम डिफरमेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नई हुकूमत आने वाली है, नई हुकूमत के आने तक चंद हफ्ते इंतज़ार कर लें और उन चंद हफ्तों के अंदर एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ को रहने दें। और जो चंद हफ्तों के बाद जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि उसी ने चलना है ना अगले 5 साल या 3 साल जो टर्म होती है आर्मी चीफ की, तो उसको आप इख्तियार दे दें कि वो आए। जैसे जब इंटर्म गवर्नमेंट आती है तो वो कोई अपॉइंटमेंट्स के बड़े फैसले नहीं करती जहाँ पे टर्म की मुद्दत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो ये फ़ैसला करे। अब आप बताएं ना, जाते जाते ये अपॉइंटमेंट कर जाना तो उससे तो फिर तनाज़ा और बढ़ेगा। नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट ड्यू है, तो कितने हफ्ते आप समझते हैं कि उनको defer हमारी तरफ से तो आज इलेक्शन अनाउंस कराएं भाई, नवंबर से पहले करा दें इलेक्शन। अगर ये इस तनाज़े में नहीं पड़ना, ना दें डिफरमेंट, ना दें तोसी, इलेक्शन ही नवंबर में पहले करा दें उस डेट से पहले, कोई मसला नहीं होएगा। ये बताइए कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करने के लिए हम आए और आपके दौर में पूरी पीडीएम नून लीग मरियम ट्रक लेके भी चलती रही हैं सारी उनकी कैबिनेट की। अब कोई महंगाई मार्च पर कहीं नजर आ रहा है कि जरदारी साहब करेंगे या पीडीएम मौलाना? देखिए, महंगाई जो है ना वो तो काबू से बाहर है और हम इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन की तरफ नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ। हाइपर इन्फ्लेशन वो होती है कि जो डबल से ट्रिपल डिजिट्स में भी जा सकती है। अगर आप एक दफ़ा मईशत का कंट्रोल लूज़ कर दें, जो ये हुकूमत कर चुकी है, बड़ा रेयर होता है कि वो एग्जिस्टिंग लॉट जो है वो उसको वापस रीगेन कर सके। इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पे जो सेंटिमेंट्स जिस तरह तबाह किए हैं, उसके बाद सेंटिमेंट्स का रिवाइव होना इन्हीं के दौर के अंदर तकरीबन नामुमकिन है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी की इतनी ज़्यादा अब आप समझ लें बुलंदी हो चुकी है कि हर अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट्स में। अगर मार्केट्स में किसी चीज़ की सर्टेनिटी है तो वो इस चीज़ की कि हुकूमत नालायक है। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अब आम इंतखाबात नई हुकूमत के बगैर वापस नहीं आएगी। इसलिए मुझे नहीं पता कि ये मईशत का क्या जाके वहाँ पे लोगों को चूरन बेचते हैं काबीना के अंदर या अपने इत्तेहादियों को या बाकी लोगों को, मुझे नहीं पता ये क्या चूरन बेचते हैं जाके। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़े बता दूं कि अगर किसी शख्स को अभी भी 5 माह में शक है कि इन लोगों में कोई काबिलियत है इस मुल्क को चलाने की, इस मईशत को संभालने की, तो फिर उस शख्स की सादगी पे और उस शख्स की इनोसेंस पे हम दुआई कर सकते हैं उसके लिए। बताइए कि इस वक्त पंजाब के अंदर आटे की शदीद किल्लत पैदा हुई है, गंदम मिल नहीं। वफाक ने भी पंजाब को इजाफी गंदम देने से इनकार कर दिया है, जबकि जो फ्लोर मिल मालकान है वो कह रहे हैं कि हम इजाफी जो गंदम है वो इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वफाक की जाने से वो इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये जो क्राइसिस है गंदम का, आटे का, ये किस तरफ? मैं समझता हूँ कि वफाक ने जिस मिकदार में आटा इस साल इंपोर्ट करना चाहिए था वो ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए। अभी भी वो आटा जो है वो उस मिकदार में इन्होंने ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए। जब तक आप आलमी मंडी से आटा ज़्यादा मज़ीद परचेज़ नहीं करेंगे और तो ये मामलात जो है वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से आटे की कीमत में कितना फ़र्क पड़ेगा? अगर आप एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आगे ही उसका जाहिर है कीमत इम्पैक्ट आप तो समझ में बढ़ जाएगी। अगर 3000 आप देखें, इससे कीमत तो बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक तरफ किसान जो है उसको फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन जो शहर में लोग हैं जो आटा ख़रीदते हैं रोटी बनाने के लिए, घर के दाने नहीं होते उनके पास, उन पे ज़ाहिर है बोझ तो आएगा। ये
एक बड़ी एक केयरफुल कैलकुलेशन होती है। और हमारी अपनी काबीना के अंदर एक तरफ महंगाई को सामने रखा जाता था, दूसरी तरफ किसान की जो फलाह है और ज़राअत की पैदावार जो इजाफी होती है सपोर्ट कीमत बढ़ाने से, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता था। पर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इनकी काबीना में तो डिस्कस नहीं होती होंगी, क्योंकि मैं इनके वज़रा का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है, मैं उनकी जानता हूँ कि कितनी डेप्थ है उनके अंदर। आई डोंट थिंक कि वो इस गहराई से इन मामलात को देखते हैं। मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ, कभी आपने बिजली के वज़ीर से या फाइनेंस के वज़ीर से या पेट्रोलियम के वज़ीर से कोई प्लान सुना है कि भाई कैसे ये जो क्राइसिस इनके शोबों में आया है इसको कैसे निकालना है? ना उनको समझ है कि क्राइसिस की क्या क्या गहराई है। वो तो शुरू करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से और ख़त्म करते हैं इमरान खान पे, और घर जाकर सो जाते हैं और आवाम रोती रहती है। अच्छा ये बताएं कि आज भी 4-5 वज़रा ने कल से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये आर्मी चीफ के इशू पर ही, और बड़ा कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्मी चीफ की सिलेक्शन, इमरान खान इसमें इररेलेवेंट है। ये अब हकीकत भी यही है कि आपका जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर हो, प्राइम मिनिस्टर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मौजूद है आर्मी चीफ लगाने का। अगर पीएम ने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो आपका मतलब ये है कि टर्मोइल मज़ीद बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि टर्मोइल बढ़ेगा, और ये कहना कि इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, इस वक्त इमरान खान सबसे रेलेवेंट है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इस वक्त अगर इस मुल्क का हकीकी लीडर है 5 इकाइयों के अंदर तो वो इमरान खान है। कोई शख्स अगर ये समझता है या इस खुशफहमी में है कि इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ यही वो सोच है जो मुल्क को सियासी तनाव और सियासी कशीदगी की तरफ लेके जा रही है। हुकूमत हम पे ऐसी मुसल्लत है जो आज शायद 10 सीटें भी जीतने की पॉपुलैरिटी नहीं रखती, ठीक है, मकबूलियत नहीं रखती। और एक ऐसा लीडर जो हकीकी तौर पे जिसके पीछे आज कौम पूरी खड़ी है, उसको सिस्टम से बाहर निकाल के कहना कि ये रेलेवेंट नहीं है, इसकी हमने बात नहीं सुननी, ये वो सोच है कि जिसने आज मुल्क को इस नहज पे लेके आए हैं कि आपकी मईशत आज दिवालिया होने के करीब खड़ी है। और ये मैं पिछले 5 माह से मुसलसल ये एक बात कर रहा हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी कुर्सी पे बैठ के कि ये लोग जो माशी टीम है ये अहलियत नहीं रखती, ये झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है, इनसे ये मईशत कंट्रोल नहीं होएगी, ये मामला दिन ब दिन नीचे जाएंगे, ये आम इंतखाबात के बगैर मईशत कंट्रोल नहीं हो सकती। हम एक बड़ी कैटेस्ट्रफी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर हुई थी शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी, तो डॉलर की प्राइस के ऊपर एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसे डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अब उनको आके बताना चाहिए कि अब कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए ये तो कहते थे हम 12 रुपये का बिजली का यूनिट करेंगे, 55 रुपये का कर दिया। और ये क्या कहते थे कि जी तेल की कीमत IMF के कहने पे नहीं बढ़ानी, 130 रुपये लीटर इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि अब इनकी बात को कौन सीरियसली लेता होगा अरबाब इख्तियार में से, पता नहीं क्या चूरन बेचते हैं ये वहाँ जाके। सलाब के लिए बहुत सारी इमदाद आ रही है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं है। देखें जी सिंध के अंदर तो जो बाहर से चीनी आई है वो मार्केटों में बिक रही है, सारा सामान तो मार्केटों में बिक रहा है। जब आपका पूरा निज़ाम ही करप्ट हो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जब भी कभी कोई ग्लोबल कैटेस्ट्रफी आई है उसमें प्रॉब्लम रिसोर्सेज का नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन चैलेंज। और डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं जब आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है? आप खुद आपने ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जिनकी ना दिलचस्पी है, ना जिनकी अहलियत है, ना जिनके पास ईमानदारी है। थैंक यू जी।